नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज से सुनवाई शुरू हो गई है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। दरअसल 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये मुकदमा सुनने योग्य है या फिर नहीं, इसी पर कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी। बताया जा रहा है कि आज भी मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें रखेगा, इसके बाद ही हिंदू पक्ष अपनी बात रख पाएगा। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ी खबर, आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट में दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे। और इस सुनवाई में आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से 32 बिंदुओं पर हो चुकी हैं दलीलें। आज भी मुस्लिम पक्ष की बारी है। मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें रखेंगे। तो ज्ञानवापी को लेकर, मामले को लेकर बड़ी खबर, जहां पर इस मामले में दोबारा से सुनवाई शुरू हो गई है और आज इस पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे से यह सुनवाई शुरू होगी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे और इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव के राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के 35 दिन बाद सुनवाई फिर से शुरू। बिल्कुल बबीता, अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी के मामले को लेकर जो सुनवाई आज होने वाली है, बड़ी अहम सुनवाई है, क्योंकि ये 30 जून को भी होने वाली थी, लेकिन उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था और अब 4 जुलाई को ये सुनवाई होगी। आज जब दोपहर 2 बजे के आसपास जब सुनवाई शुरू होगी, इसमें तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़े अहम बिंदु हैं ये ज्ञानवापी को लेकर। ऐसे में जो सुनवाई को लेकर अभी कहा जा रहा है कि एक तो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन साथ ही उन बिंदुओं पर भी सुनवाई हो सकती है। यानी कि जो दावा किया जा रहा था ज्ञानवापी को लेकर कि शिवलिंग में पूजा करने को लेकर अनुमति दी जाए, इस पर भी सुनवाई हो सकती है। और ऐसे में उम्मीद हिंदुओं के द्वारा यह भी जताई जा रही है कि शायद इस पर फैसला आ जाए और उनको पूजा करने की जो अनुमति है वो मिल जाए। तो ऐसे में एक बड़ी खुशी हो सकती है और साथ ही जिस तरह का उत्साह अभी देखा जा रहा है, वो सारी चीजों को देखते हुए भी ये समझा जा सकता है कि बड़ी अहम ये सुनवाई होने वाली है। साथ ही जिस तरह से ज्ञानवापी पर लेकर यह मुद्दा शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इस मुद्दे को बढ़ा और उसके बाद फिर जैसे ही 3 जून को हिंसा हुई, 10 जून को हिंसा हुई, वो हिंसा भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। उसके बाद आज जो जिस तरह से सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 2 बजे सुनवाई होनी है, तो किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन एकदम से अलर्ट है। पूरे वाराणसी में जो संवेदनशील इलाके हैं और जिन जिन बिंदुओं को, जिन जिन पॉइंट्स को चिन्हित किया है पुलिस ने और प्रशासन ने, उन सभी पर सुरक्षा एकदम अलर्ट है। लेकिन सुनवाई को लेकर अभी यह देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सुनवाई होती है और उसके बाद फैसला आता है या नहीं आता है, यह अभी देखना होगा। बबीता, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है, सर्वे किया गया और सर्वे में कई सबूत ऐसे मिले जो हिंदू पक्ष के दावों को पुख्ता करते हैं। वहीं श्रृंगार गौरी अगर पूजा का मामला हो, उसमें भी कई वीडियोस ऐसे सामने आए थे जिन्होंने हिंदू पक्ष के दावों को ही मजबूत किया। क्या लगता है, अगर ये दावे सच में ही पुख्ता हो जाते और सच में ही वहां पर अगर श्रृंगार गौरी पूजा को लेकर अगर कोर्ट जो है उनके हक में फैसला सुनाता है, तो क्या 1991 का एक्ट भी लागू करने को लेकर दलीलें पेश की जाएंगी?
देखिए, इसमें तमाम चीज़ों को अभी समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी वीडियोग्राफी लीक हुई, उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से, और उसमें जिस तरह से हिंदू पक्ष ने दावा किया है, इन पर अभी कुछ भी पुख्ता कहना लाजमी नहीं होगा। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि किसी भी बात को आप पुख्ता अपनी तरफ से नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये क्योंकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है, तो उस पर पुख्ता अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट तो समझने के लिए यह निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से वीडियोग्राफी में इस बात का दावा किया गया कि ज्ञानवापी के परिसर में एक शिवलिंग मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी इस बात को लेकर दावा कर रहा है कि यह शिवलिंग नहीं, यह फव्वारा है। लेकिन इसमें इस बात को भी समझना होगा कि जिस समय की मस्जिद को लेकर बात की जा रही है, क्या उस समय पर फव्वारे का चलन था, और अगर था तो क्या इस तरह के फव्वारे का चलन था? ये तमाम सवाल अभी भी बीच में अधर में अटके हुए हैं। इन पर जो जवाब है वो आना बड़ा बाकी है, और उस पर सभी की नजरें टिकी है। साथ ही जिस तरह से आपने 1991 के एक्ट को लेकर बात की, उसको लागू करने को लेकर देखिए, अगर इस सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के दावे में ये सच्चाई होती है, या उसको पुख्ता कर दिया जाता है, या सुनवाई के बाद फैसला हिंदू पक्ष में आ जाता है, तो फिर 91 के एक्ट की इतनी जरूरत नहीं होगी। फिर आसानी से अनुमति मिल जाएगी पूजा करने को लेकर, और श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने को लेकर, और हिंदुओं को परिसर के अंदर जाने की अनुमति आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर यह पूरा फैसला मुस्लिम पक्ष में आता है, जो दावे मुस्लिम पक्ष कर रहा है, अगर उसके दावों में सच्चाई निकलती है और उधर आ जाता है फैसला, तो एक बड़ा असर देखा जाएगा पूरे हिंदुस्तान में इसका, इस फैसले का भी। दूसरी बात, जिस तरह से वीडियोग्राफी के साथ जो तमाम चीजें देखी गई, जो तमाम तस्वीरें मिली, जो तमाम चिन्ह मिले, और जिस तरह से शिवलिंग का मिलना हुआ, फिर उसके ठीक सामने दूसरी तरफ नंदी का हुआ, ये तमाम चीजें हैं जो हिंदू पक्ष का दावा तो मजबूत करते हैं, लेकिन अभी इन पर कुछ भी पुख्ता कहना जल्दबाजी होगी। इसके लिए हमें अभी कोर्ट की सुनवाई को लेकर इंतजार करना होगा कि आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला इस पर करता है। बबीता जी, के जिस तरह से अब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लीक होने का मामला भी सामने आया था, क्या इस बार कोर्ट में उसको लेकर भी सुनवाई होने वाली है? अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि जिन बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है, जिन बिंदुओं पर आज सुनवाई होनी है, वो बिंदु ही अपने आप में एक बड़े टेक्निकल पॉइंट के साथ उनमें होंगी चीज़ें, ताकि उनमें, क्योंकि देरी लग सकती है, उनमें समय लग सकता है, तो ऐसा अभी वीडियो लीक मामले पर लेकर सुनवाई हो, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर समय बचा तो शायद हो जाए, लेकिन जो आज के बिंदु हैं, क्योंकि आज भी मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, अभी वो 32 बिंदुओं पर अपनी दलीलें दे चुका है, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष के तमाम बिंदु बचे हुए हैं। ऐसे में अभी उन पर ही सुनवाई पूरी हो जाए, यही एक बड़ी चुनौती होगी, और आज में उसकी सुनवाई हो जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो अभी वीडियो लीक मामले पर सुनवाई को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, या फिर उस पर आज सुनवाई होगी, ये अभी नहीं समझा जा सकता है। बबीता, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 17 जुलाई को जो है सुनवाई होनी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी 17 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन सबकी नजरें आज जो टिकी है वो आज दोपहर 2 बजे के बाद जिला कोर्ट पर टिकी है कि आखिर उसके सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर अभी सुनवाई 17 जुलाई को होगी, नजरें उस पर भी टिकी है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है बड़ा ही संवेदनशील है। एक तो इसलिए कि दो समुदाय से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, और दोनों ही समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले को लेकर कहा था कि इस पर सुनवाई जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। 84 दिन में जो है पूरी जो सुनवाई के बाद जो फैसला है वो जिला कोर्ट को देना है। तो चारों तरफ कोर्ट पर भी इस बात को लेकर प्रेशर है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके। इसको खींचने से फायदा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इसे खींचने से फायदा नहीं मिलेगा। के आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण पास कर लिया है, उनको 164 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट की मुश्किलें भी बढ़ गई है। शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता और गोगावले को चीफ व्हीप के तौर पर मान्यता मिल गई है। अब उद्धव गुट के 16 विधायक, जिनमें उनके बेटे आदित्यनाथ ठाकरे भी शामिल है, उन पर शिंदे सरकार के समर्थन में वोट डालने का प्रेशर है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो फ्लोर टेस्ट में भी पास हो चुके हैं एकनाथ शिंदे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव है हमारे साथ के राणा। के
फ्लोर टेस्ट में भी पास हो चुके हैं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरह का जिक्र पहले से किया जा रहा था और शिंदे ने जिस बात का दावा किया था, सरकार बनाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि 170 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, लेकिन उनके पास 164 विधायकों का अगर समर्थन इस प्रोटेस्ट में निकलकर सामने आता है और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं कि कम से एक विधायक ने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की गुट ने भी एक ने उधर अपना वोट किया है, तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी बात यह कि सोचेगा कि सरकार बनने के बाद भी अगर उद्धव को एक झटका लगता है और एक विधायक टूटकर शिंदे गुट में चला जाता है तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात इसी के साथ में एक ये भी निकलकर सामने आती है कि जिस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि अभी कहीं ऐसा न हो कि एनसीपी और कांग्रेस के भी कुछ विधायकों को शिंदे तोड़ने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो जितने उनको तोड़ने थे शिवसेना से वो तो उन्होंने अपने गुट में शामिल कर ही लिए हैं, साथ ही उद्धव ठाकरे की गुट से एक और विधायक वो खींच कर ले गए। अब ऐसे में उम्मीद ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी से भी कुछ विधायक टूटकर उनकी तरफ जा सकते हैं, इसलिए जो वो आंकड़ा बता रहे थे 170 का वो गलत नहीं होगा। 164 अभी भी उनके पास समर्थन में है। तो ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि आखिर उद्धव कितने कमजोर हो चुके हैं। सोचेगा कि महज 99 विपक्ष में ही यानी कि उद्धव के समर्थन में पड़े हैं, जबकि शिंदे के पक्ष में 164 मत पड़े हैं। तो ऐसे में शिंदे की मजबूती को समझा जा सकता है और उद्धव कितने कमजोर हो गए और उन्हें किस तरह से इस पर काम करना होगा, ये एक बड़ी चुनौती उद्धव के सामने है अभी भी बबीता। कि कल भी उनका टेस्ट था, उसमें भी वो पास हो गए, आज भी पास हो गए हैं। गोगावले को चीफ व्हिप के तौर पर मान्यता मिल गई है और अब फ्लोर टेस्ट में भी पास हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि जब सरकार उनकी है तो फिर स्पीकर के लिए फिर चुनाव हो या फिर अन्य पदों के लिए मत डाले जाए तो जीत उनकी सुनिश्चित थी, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बगावत की, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी ने उन्हें सीएम के लिए चुना, ये तमाम चीजें बता रही थी कि समर्थन बहुत मजबूती के साथ है और वो मजबूती अब दिखाई भी दे रही है। चाहे वो कल वाला टेस्ट हो या फिर आज वाला फ्लोर टेस्ट हो, इन दोनों चीजों में उस मजबूती को देखा जा सकता है। 164 मत अगर उनके पक्ष में पड़ते हैं तो उनकी मजबूती साफ तौर पर दिखाई देती है। साथ ही अब जिस तरह की चीजें, अब वो जिस बात की बगावत को लेकर उतरे थे मैदान में और जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, अब इस बात को देखना होगा कि आखिर उस एजेंडे पर वो कितना काम करते हैं और उस एजेंडे के साथ वो कितना चल पाते हैं और अब आगे का भविष्य किस तरह से तय होता है, ये अब देखना होगा बबीता। क्या लगता है कि इसके बाद क्या असली शिवसेना को लेकर, क्योंकि लड़ाई शिवसेना और असली शिवसेना को लेकर काफी समय से चल रही थी, क्या वो अपना दावा ठोक सकते हैं असली शिवसेना को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था और ये होना है आगे भी, क्योंकि अभी ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है और ना ही इस लड़ाई को खत्म मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चीजें मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जब ये संग्राम शुरू हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में 21 जून से और जिसके बाद धीरे धीरे ये फिर जून के लास्ट तक आते आते ये खत्म होना शुरू हुआ, तब भी मैंने कहा था कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बाकी है। और जिस तरह से धीरे धीरे अभी हम चीजों को देख भी रहे हैं, अब लड़ाई इसी पर होगी कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे के चेहरे को आगे किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये एक साफ संदेश बीजेपी भी दे चुकी है कि असली वाली शिवसेना के साथ हम हैं और उसी एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर शिवसेना के विचारधारा पर एक बार नजर डाली जाए तो जो मराठी भाषी लोग थे वहां के और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर शिवसेना आगे बढ़ी थी। उसी के बाद ये लड़ाई भी अब उसी को लेकर चली कि जिस विचारधारा के साथ शिवसेना ने अपनी शुरुआत की थी उसको वो कहीं ना कहीं खो रही थी। जी बिल्कुल, उसी को क्योंकि लेकर ये अब लड़ाई चल रही 2 थी। परीक्षाओं में तो शिंदे पास हो चुके हैं और अब एक और परीक्षा जो उनके लिए सबसे अहम है वो है असली शिवसेना का दावा, उन्हें जो ठोकना है और उसके बाद अगर वो जो हक उनके पक्ष में जाता है तो वो भी उनकी काफी बड़ी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए के। बढ़ते अगली खबर की ओर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकवादियों को पकड़ा है उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकवादियों को पकड़ा है उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात सामने आई है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। तो ये ट्वीट किया है जो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है।
इस मामले की गहन गंभीर जांच हो। वहीं कासगंज के अलीगंज पटियाली मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बाइक सवार अपनी बहन की शादी का कार्ड देकर लौट रहा था, जिस दौरान ये घटना हो गई और खुशी मातम में तब्दील हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये शादी के कार्ड देने आए थे, हमारे यहाँ भी गए मऊ, और मऊ से फिर बोले कि हम जा रहे हैं अपनी खाला के लड़के के पास, बेटा पढ़ा रही। जब हमें ये हादसा की एक्सीडेंट की खबर मिली तो हम देखने आए यहाँ। किस जगह हुआ है ऐसा? ये पटियाली रोड पे हुआ है। इनके साथ कोई और भी था? हाँ, एक लड़का और भी और साथ रहेंगे। उनकी क्या हालत है? उनकी हालत मुझे देखने को नहीं मिली भाई। मैं बताया जा रहा है उनकी भी हालत गंभीर है, मतलब रेफर कर दिया उन्हें। कहाँ के लिए? वहीं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर जाम के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये जाम महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर लगा हुआ है। जाम लगने से सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भारी जाम, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं फर्रुखाबाद में दबंग प्रधानपति ने अपने साथी के साथ मिलकर एक पत्रकार पर हमला कर दिया। यह हमला चुनावी रंजिश के चलते किया गया है। दरअसल नशे में धुत प्रधान और उसका साथी पत्रकार के घर पहुंचा और फिर उसके साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं विरोध करने पर दबंगों ने पत्रकार पर पिस्टल तान दी और गोली मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान पत्रकार ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं जब इसकी शिकायत पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को दी तो 60 गांठ के चलते पुलिस ने आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज हम अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। उसी समय हमारे गांव के पूर्व प्रधान है 1 लाख, जो दबंग किस्म का है, दारू बहुत ज़्यादा पीता है। तो आज वो और उसका एक साथी, वो अपने हाथ में पिस्टल लिए था और उसका साथी जो है अवैध तमंचा पकड़े था, आए और हमसे गाली गलौज करने लगे कि तू हमारे खिलाफ, तूने चुनाव लड़ा था और इस बार हम तुझे जान से मार देंगे ताकि तू चुनाव ना लड़ सके। और भी 5, 6, 7 अज्ञात साथी थे जिनको हम अगर सामने आए तो पहचान लेंगे। वो वहाँ से जो है धमकी दे रहे, तो उस समय फिर हम घर में घुसकर अपने जैसे तैसे जान बचाई। इसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को भी फ़ोन से अवगत कराया, थाना अध्यक्ष शमशाबाद को फ़ोन किया। इसके बाद हल्का इंचार्ज राजेश गौतम मौके पर पहुंचे, तब मुझे घर से बाहर। वहीं बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के नगर में स्कूल से लौट रही छात्राओं से मंचलों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने आरोपियों को सरेआम धूल दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिस के सामने भी मंचलों को जमकर कूटा। वहीं इस दौरान 2 आरोपी मौका पाकर फरार हो गए और 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के नगर की यह घटना है। वहीं उन्नाव में आजादी के अमृत महोत्सव को आम जन से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश भर में 11 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत
प्रत्येक जनपद के प्रत्येक घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने की योजना है। इसके लिए प्रत्येक जनपद को लक्ष्य और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी क्रम में उन्नाव जिले हर घर तिरंगा अभियान को नया आयाम देते हुए उन्नाव के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जिले के सभी 16 ब्लॉकों में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने की योजना बनाई है। सीडीओ ने ब्लॉक के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये प्लान तैयार किया है। रविवार को पूजा अर्चना के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। वहीं सीडीओ दिव्यांशु पटेल की पहल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके सराहना की है। तो उन्नाव से एक खबर है जहां पर राष्ट्रवाद के संचारी केंद्र बनेंगे। उन्नाव के ब्लॉक 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने की तैयारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस पहल की सराहना की है। खबर संभल जिले से, जहां कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्हें हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाले पेपर में मांसाहार बेचते हुए पकड़ा गया। ये सब कुछ एक होटल में चल रहा था। बहरहाल होटल संचालक पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप है। इस मामले के सोशल मीडिया पर विरोध के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही केस भी दर्ज किया। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने होटल बंद करने की मांग की है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के महक रेस्टोरेंट का है। कमल कोतवाली के अंतर्गत संगर कॉलेज चौराहे से आगे जाकर एक महक रेस्टोरेंट है जिसमें मुर्गे का मीट मिलता है। वहाँ पर 100-150 अखबार ऐसे बरामद हुए जिस पर देवी देवताओं के फोटो लगे हुए थे और उन महक रेस्टोरेंट का मालिक उन अखबारों में मुर्गे का मीट पैक करके ग्राहकों को देता है, जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ उस होटल स्वामी ने खिलवाड़ करा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उक्त होटल स्वामी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस होटल को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए। कमल कोतवाली के अंतर्गत संगर कॉलेज चौराहे से आगे जाकर एक महक रेस्टोरेंट है जिसमें मुर्गे का मीट मिलता है। वहाँ पर 100-150 अखबार ऐसे बरामद हुए जिस पर देवी देवताओं के फोटो लगे हुए थे और उन महक रेस्टोरेंट का मालिक उन अखबारों में मुर्गे का मीट पैक करके ग्राहकों को देता है, जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ उस होटल स्वामी ने खिलवाड़ करा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उक्त होटल स्वामी के खिलाफ कड़ी से कड़ी। कल योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर कल जो है उसका लेखा जोखा वो पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए दिखाते हैं आपको। चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 5 वर्ष के एक अभूतपूर्व कार्य के बाद जो 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, जो कार्य हुआ, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसको करने के बाद आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक आगाज है। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है 100 दिन में, हम सारे हमारे सहयोगी अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के निर्धारित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसित करने के लिए क्या कदम लेंगे, इसके बारे में बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद लक्ष्य निर्धारित हुए और आज आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो रखेंगे, उसकी वो तमाम सारी उपलब्धियां ही नहीं बल्कि वो
एक बड़ी आधारशिला होगी जो प्रदेश को आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त करेगी। मैं आज अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे तमाम सारे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण को आभार प्रकट करूंगा जो आपने सबने हमको एक मार्गदर्शन दिया और एक पूरा का पूरा हमारे सारे जो अधिकारी हैं, तमाम सारे विभागीय अधिकारी उन्होंने उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तत्परता के साथ, पूरे संकल्प के साथ काम में जुटे हुए हैं। वो उसका एक पिक्चर, एक उसका सारा का सारा एक स्थिति आपके सामने आएगी। इसी बात के साथ एक बार दोबारा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपका सम्मान करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मान्यवर, मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी अतिथिगणों से इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका का विमोचन करें। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। छोटी सी लघु फिल्म इस अवसर पर सूचना विभाग कल वो अपना लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और अथक परिश्रम से निर्माण हो रहा है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2017 में आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हुआ विकास का शंखनाद। कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरों को जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ बढ़े। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की व गोरखपुर व रायबरेली में एम्स शुरू किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की। प्रगतिशील युवा, महिला और किसान उत्तर प्रदेश की बने पहचान। 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने फिर विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद किसी सरकार को दोबारा चुना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पुनः चुनकर आए। योगी सरकार ने पहले 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाने की पहल की। विभागवार माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को पहले साल में ही पूरा करने को ठाना। सरकार जनता के द्वार अभियान में मंत्री समूहों को जिलों में भेजकर सरकारी योजनाओं के विकास का निरीक्षण किया। सरकार को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिवालय का सिद्धांत दिया और सभी ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट से जोड़कर समस्त सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की पहल की। 15 करोड़ लोगों को निशुल्क डबल राशन के उपहार को जारी रखा। महिलाओं को निशुल्क गैस सिलेंडर, 12,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान और अब तक कुल 1,76,638 करोड़ का भुगतान किया गया। 58 कृषि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के माध्यम से 80,000 करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत हुई। जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष ऋण मेले का आयोजन कराया।
तथा 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से युवाओं को स्व उद्यम के द्वार खोले। युवाओं को निशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण किया। प्रदेश के ग्रामीणों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 11 लाख आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का वितरण। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल अमेज़न को जोड़ा। 9 शहरों में चेस ओलंपियाड मशाल का स्वागत कराया। पॉस्को अधिनियम तथा महिला अपराध के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाते हुए सड़कों, पुलों एवं एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य शुरू हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया। 500 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया। 68 से अधिक बाढ़ परियोजनाओं को पूर्ण करवाया। सर्वसम्मति से सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाए गए तथा प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक मंडल एक विश्वविद्यालय का संकल्प साकार हो रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान चलाए गए। सभी सीएचसी बीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1.88 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ तथा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन, जिसमें कुल 35 करोड़ पौधरोपण किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मेरा गांव मेरी धरोहर का संचालन एवं 75,000 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करवाया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डबल रफ्तार से विकास हो रहा है और ये प्रदेश विकास के एक नए कीर्तिमान को छू रहा है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए
इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। पच्चीस मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के
लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह, मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों, संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह 2 कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश
जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को, जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ
ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से बताई स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो शेष 33 संकल्प हैं, इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर इन्हें भी हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने लिए गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर दशकों बाद औद्योगिक वातावरण भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी निवेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी उद्योग लग सकता है। ये 2017 के पहले एक सपना था, आज ये हकीकत में बदल रहा है। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं। और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रख करके 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्य का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। प्रदेश में पहली बार आगरा, कानपुर, गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के कार्य का भी, उस कार्य को, परियोजना को भी हम लोगों ने शुरू किया। और प्रदेश के अंदर यही नहीं, हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जिसके माध्यम से न केवल औद्योगिक विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ सके, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना लागू की थी। उस समय बहुत सारे लोग कहते थे क्या होगा, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने प्रदेश सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश के अंदर 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज को लागू करने के बाद जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाए, आज उसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने हैं। CMI के जो ताजा डाटा आए हैं उसके अनुसार प्रदेश के अंदर 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर 18% के आसपास थी, आज वह घट करके औद्योगिक निवेश, सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह वर्तमान में 2.9% तक रह गया है। यानी युवाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए।